गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना, मतलब अपने को लाना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम क्या होता है? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जरूरी नहीं कि Q1 इंटू Q2 लाओ, है ना, कोई भी ऊपर में दो आवेश आना चाहिए, ठीक है। चलो इसके लिए देखते हैं। चलो तो इस चित्र को जल्दी बनाओ। माना निर्वात में कोई बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है, तब O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं जो कि एक गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान होगा और इसकी दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। क्लियर है? तो लिखो चलो कि इस गाउसी पृष्ठ को, इस गोले को हम लोग कई छोटे छोटे अल्प अवयवों में बांटते हैं, ठीक है। उसी का एक अल्प अवयव क्या है? वेक्टर डीएस है, ठीक है। तो इस वेक्टर डीएस की जो दिशा होगी वो भी त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी, ठीक है। और इस पृष्ठ के जितने भी बिंदु पर आपको वेक्टर डीएस मिलेगा उनकी भी दिशा क्या होगी? त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। इस प्रकार वेक्टर ई और वेक्टर डीएस की दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर है, समान है, इसलिए उन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर क्या होगा? 0 अंश, ठीक है। आगे बढ़ो। और गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला, अब गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अब गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाएंगे? फाई ई से। और फाई ई बराबर क्या होता है? सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीएस होता है। डॉट गुणनफल है ये, है ना, तो ये क्या होगा? सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। चूंकि थीटा बराबर क्या है? क्यों है? क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डीएस दोनों की दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर है, एक ही ओर है, इसलिए उन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर क्या होगा? 0 अंश होगा। इसको रख दो यहां पे, तो क्या मिलेगा? फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 अंश। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1, तो कितना हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस गुणा क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। ई को बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा ई, सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएस का 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? डीएस। ये अपने को किसका मान मिला? फाई ई का मान। फाई ई इक्वल टू क्या हुआ? ई सरफेस इंटीग्रेशन डीएस, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चूंकि सरफेस इंटीग्रेशन डीएस बराबर होता है, देखो भाई ये डीएस है, वैसे यहां पर डीएस बनेगा, देखो ये डीएस है ना, ऐसे यहां पर भी डीएस बनेगा, समझ गए? पूरा बनते जाएगा। तो कुल मिलाकर अपने को इसका वैल्यू क्या मिलेगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग? सरफेस इंटीग्रेशन डीएस बराबर क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपने को मिल गया सरफेस इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू कितना मिला? 4 पाई आर स्क्वायर। इस मान को समीकरण 1 में रख दो। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा? फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू, इतना की जगह में क्या लिखूंगा मैं? 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपने को किसका मान मिला?
हाई ई का वैल्यू मिला। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब लगाएंगे हम लोग गाउस का प्रमेय। अब गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से बताओ गाउस का प्रमेय क्या होता है, कल पढ़े हो। फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 2 और 3 का हम लोग क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है ना, समीकरण 2 और 3 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, फाई ई है, फाई ई है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर क्या मिलेगा बताओ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लाइन समझ में आया कैसे आया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो ई को छोड़ो, उसको पक्षांतर कर दो, तो ई इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जमा के लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने को मिला विद्युत क्षेत्र, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर हो गया 4। ठीक है, अब क्या लेंगे हम लोग, बिंदु P पर है ना एकांक धन आवेश Q नॉट की कल्पना करेंगे। ठीक है, चलो उसको लिखो, हो गया। लिखो, अब यदि बिंदु P पर, अब यदि बिंदु P पर एक अन्य बिंदु आवेश Q नॉट रखें तो इस आवेश पर लगने वाला बल, मतलब Q नॉट पर लगने वाला बल, Q नॉट पर लगने वाला बल, तो कौन सा बल लगेगा बताओ, F इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट E। शुरू में पढ़ाया था ना कि अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर कौन सा बल लगता है, QE लगता है। अगर Q आवेश है तो कौन सा बल लगेगा, QE, और अगर Q नॉट है तो Q नॉट E बल लगेगा। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे, E का मान अपने को पता है, रख दो। समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से मान रखने पर, चलो रखो, ये कितना हो जाएगा, F इक्वल टू Q नॉट गुड़ा E के जगह में क्या रखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको थोड़ा जमा के लिख लेते हैं, यह हो जाएगा F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर ले आते हैं, यह हो जाएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या है, हमारा कूलाम का नियम है कि नहीं है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो नीचे में लिख लेना, नीचे में लिख लेना कि यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। समझ में आया।